आप स्वागत है तथागत एडू जोन पर। सबसे पहले तो आप सभी के जज्बे को सलाम है, क्योंकि जिस तरीके की पेपर में जो असुविधाएं आने जाने में हो रही हैं, खास करके भीड़ को लेकर के या साधन को लेकर के, प्लस रुकने के लेकर के, और जो दूर दूर सेंटर गए हैं, तो उसके बावजूद भी आप लोग जो पेपर देने जा रहे हैं, एक सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। तो पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है 6 सितंबर को। आज सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो रहा होगा। तो हम लोग इसमें जो पहली शिफ्ट वाले में क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं, क्योंकि हम देख रहे थे जो भी क्वेश्चन है खास करके जीएस और करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब है उस तरीके के जैसे पिछली बार 23 वाले में आए थे, उतना टफ नहीं बनाए गए एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मतलब मॉडरेट ही लग रहे हैं। और जो डीआई है, डीआई तो मालूम रहता ही थोड़ा टफ है, तो डीआई टफ है। बाकी इसमें पूरी सतर्कता बरती गई है कि जो क्वेश्चन जो भी आपको आंसर दिया जाए वो बहुत ज़्यादा मिसमैच ना करे ऑफिशियल आंसर की से। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो पोर्शन है और उनका आंसर क्या क्या है, आप लोग भी अपने मिला लीजिएगा। हमारे पास जो है इसमें जिस हिसाब से पहला जो क्वेश्चन इसमें है उसमें है एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, कांच और सिरेमिक वाले जो बर्तन है उसमें संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी उसने भारत का पहला संविधान 1928 में प्रस्तुत किया था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। तो मोतीलाल नेहरू द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था 1928 में, जिसको इन्हीं के पुत्र जो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने खारिज कर दिया था। उसके बाद में जो 1929 वाला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव आया है वो इसी के विरोध में आया है, और जो नेहरू रिपोर्ट है इसको खारिज कर दिया गया था। लेकिन पहला जो 1928 वाला है ये मोतीलाल नेहरू का ही ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। तो ये जनवरी 2025 में पूछ रहा है, ये सऊदी अरब बना था। उसके बाद में अभी देखेंगे तो अगला, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है ये ऋग्वेद सही है। जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के तहत 4 वर्ण जो हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो कल्पना की गई है, तो 10वें मंडल के तहत है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ। तो इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है। मैक्सिमम जो जितने भी हम देखते हैं संगठन है उसमें से आई थिंक 60% का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है या अदर जगह कहीं है। ये जो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है उसके बाद से श्रमिकों की जो हालत सुधारने के लिए 1919 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। नेक्स्ट ये एक तरीके से दिया गया फिजिक्स का ही क्वेश्चन हो सकता है कि यदि +4d शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10d शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं रखा जाता है, परिणामी शक्ति क्या होगी। तो इसकी -6d हो जाएगी, इस तरीके से दिया गया है। फिर इसका जो 6d वाला है यानी कि -6d, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। तो जो रियाद है सऊदी अरब में, वहाँ की गई थी। इसका ऑप्शन जो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था। तो महावीर जो मोक्ष प्राप्त हुआ था वो कहाँ इनको हुआ था। ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा, पावापुरी में इन्हें प्राप्त हुआ। जबकि जो महात्मा बुद्ध है उनको कहाँ, कुशीनगर में या कुशीनारा में प्राप्त हुआ था। मल्लों की गणराज्य की राजधानी थी। और ये जो पावा है, पावापुरी जो है, इनको महात्मा जो महावीर जैन हैं उनको प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि ऑप्शन इसका जो है महावीर स्वामी वाला, बी ऑप्शन ही है इसका भी। फिर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 15 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसके बाद में हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 बनाती है। तो इसमें सीधे सीधे CO3 की बात कर रहा है, H2CO3 बनाती है। तो ये SO2 तो वैसे भी नहीं होगी, ये CO2 हो जाएगी। तो हम देखते हैं कौन सी हो जाएगी, CO2 हो जाएगी, क्योंकि हवा में घुलने की बात कर रहा है, CO2 बनाता है। फिर अगला नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। तो जो अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है कि भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति मतलब कार्यपालिका प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति होगा, जो कि कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख होगा। उसी के अनुसार में सारी कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं उनका यूज एक मंत्रिपरिषद करेगी। तो ये जो आर्टिकल 53 है इसी में कहा गया है। नेक्स्ट है, जो 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का जो रैंक है ऊपर से 15 है, तो नीचे का आयुष का रैंक कितना हो जाएगा, 31वां हो जाएगा। 45 छात्रों की कक्षा में 15वां है, तो इस तरीके से ऑप्शन जो 31 हो जाएगा, ये भी इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण अंतिम मुक्त यानी कि जो महापरिनिर्वाण की बात की जाती है वो किस अवस्था में प्राप्त की थी। तो जो महात्मा बुद्ध को निर्वाण नहीं महापरिनिर्वाण की अगर बात करें तो 80 वर्ष की अवस्था में 383 आई थिंक जिस साल वो उनकी देहांत हुआ था, तो उसी साल 383 ईसा पूर्व में उनको क्या है कि ये जो प्रथम संधि जो हुई थी
प्रथम बौद्ध जो संधि हुई है, यह संधि कहें कि जो बैठक हुई है राजगृह में, तो वो उन्हीं की जो मृत्यु के वर्ष है यानी कि परिनिर्वाण का वर्ष है उसी साल हुई थी। तो 80 वर्ष की अवस्था में इनको कुशीनगर में प्राप्त महापरिनिर्वाण प्राप्त होता। और जो निर्वाण की प्राप्ति इनको कहाँ कब हुई थी, तो 35 साल की अवस्था में हुई थी, जब कहाँ बोध गया में फल्गु या निरंजना नदी के तट पर हुई थी। नेक्स्ट हो जाएगा कि इसमें इंग्लिश वाला दिया गया नंबर 14 से 15, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द। तो ये इंग्लिश वाला पोर्शन है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन 14 का दिया गया अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। तो इसका ऑप्शन जो बी है, बाई क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं उनको, तो ऑप्शन बी इसका सही है। फिर नेक्स्ट है 15 नंबर का, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज। तो इसका सी ऑप्शन जो है, टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कि 16 नंबर का है, चूज द वन ऑफ सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो। अ ग्रुप ऑफ पर्सनस वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट, इसको क्या कहते हैं, क्रू बोला जाता है। तो इसमें कंसर्ट किसी ने लिखा, क्रू होना चाहिए, जो क्रू मेंबर होता है वो इसी को कहा जाता है। फिर 17 नंबर का, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। क्या है, तो इसमें रामा गार्डन इन द, इसको सीक्वेंस में लगाना है, तो रामा में भी इन द गार्डन जो है ये हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। 18 नंबर का है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये ऑप्शन बी जो है, हैव यू व्हाट हैव यू यूजली फॉर ब्रेकफास्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखनी जो किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, ये गोवा का है। तो जो देखनी है वो गोवा का है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, गुड़हल के पौधे का फूल जो है ये उभयलिंगी होता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो केंटो मोमोटो जो है इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, कांगटो जो है वही पाई जाती है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन जो है 2/5% रूप में क्या होगा, तो ये 40% हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही है। फिर है, पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन किस तिथि को निधन हुआ, तो इनका जो 25 जनवरी 2025 को निधन हुआ है, इसी साल हुआ है। तो इस तरीके के निधन जो है आने वाले एग्जाम जैसे आरओ में भी पूछे जाते हैं और इसमें भी पूछा ही गया है। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात करना है। तो सर्वथा भिन्न के आधार पर इसमें देखें तो जो पारा है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, सोना चांदी लोहा जो है ये सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो एक आधार ये है जो सीधे सीधे दिख रहा है, और भी हो सकता है अगर कोई होगा तो, लेकिन अभी क्या है इसका पारा ही है। तो आदि पुराण किस तीर्थंकर की संरचित संग्रह है, ये आदिनाथ जो थे उन्हीं से रिलेटेड है, जैन धर्म के ये थे तो उन्हीं का है ये। निम्न फिर अगला है, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है, तो अपवर्तनांक कहा जाता है, ऑप्शन जो इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 28 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो इनमें से ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, जो ई ऑप्शन है ये सही माना है। इसका जो आंसर है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना वाला, इसमें 1843 तो दे रहा है, कई सोर्सेस में हम देख रहे हैं 1843 दे रहा है, लेकिन जो डेट दिया है 20 या 21 कहीं पर भी शो नहीं कर रहा। तो इस क्वेश्चन को हम मतलब अपनी तरफ से ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेट नहीं दे रहा है। तो 1843 ईयर तो दे रहा है, लेकिन 20-21 अपना इतना एग्जैक्ट दिया है, तो इस वजह से हमको कहीं मिल नहीं रहा है। तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ऐसे मतलब गलत बताना आपको ठीक नहीं होगा, जिस चीज़ का सही से नहीं अनुमान हो। तो इसमें जो है ऑप्शन बी और ए जो है दोनों ही सही हो सकते हैं, या फिर ई सही होगा कि अगर डेट अगर इनमें से कोई नहीं, ईयर तो है 1843, लेकिन जो डेट दी है वो डेट नहीं मिल रही है कहीं पर, इसलिए। और दोनों इतना सटीक दे दिया, तो ये क्वेश्चन सच बताया जाए तो एक तरीके से टफ नहीं, वहाँ टफ कैटेगरी में आता है, क्योंकि इस तरीके से बहुत कम ही लोग याद करके बैठते हैं डेट भी। फिर एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं, तो ये 4 वर्षों में होते हैं। हर 4 वर्ष में मैक्सिमम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं वो 4 वर्ष में ही आयोजित होते हैं। कुछ है जैसे आईपीएल वगैरह है वो 2 साल में होते हैं। फिर भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति वाला तो क्वेश्चन वैसे भी आना तय था, और बड़े एग्जाम हो गए तो उसमें और लेवल बढ़ जाएगा। उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आएंगे कि उनके आर्टिकल लेकर के या उनके जो रोल है उसको लेकर के। तो अगला है, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए पशुधन उद्यमिता था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो ये कांस्य युग जो है, ब्रोंज एज जो है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये एन चंद्रशेखर थे, जो
क्वेश्चन 33 नंबर है, इसकी जो ऑप्शन सी है, इसके इसी सही होगा। एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है, तो ये चर्चा में भी था उस समय। फिर नेक्स्ट है, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। जो दादा भाई नौरोजी थे, ये उसे 1850 और 70 के दशक में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे थे, तो इन्होंने ही की थी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जो जो ऊपर है ब्रिटिश इंडिया जो सोसाइटी है, इसकी भी स्थापना भारतीयों के सहयोग से जे थॉमसन ने की थी। ये 1837 में एक संस्था स्थापित हुई थी, उसी को आगे चल करके ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के नाम से इस्टेब्लिश किया गया था। ये डीआई वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनका हम सीधे सीधे आंसर बता दे रहे हैं। अगर आप लगा पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना मिला लीजिए, क्योंकि आंसर मैक्सिमम सही है। डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य कितना दिया है? तो ये 4:5 है। ये दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है। डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य याद कीजिए, तो ये 62 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य जो है 4:5 के अनुपात में है, और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 48 रुपये है। ये दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है। तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी गई जाने वाली छूट कितनी? तो 250 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना? 2% हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए, तो 85% जो है ये 85 रुपये है। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट है, यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट कितनी है? तो 600 रुपये है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आती है। तो अनुच्छेद 48 जो है, ये आर्टिकल 48 ए है, यानी कि 48A, ये डीपीएसपी वाला जो है, उसके तहत बाद में संविधान संशोधन करके, आई थिंक 76वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। तो आगे देखेंगे, 76वें नहीं, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था, उसके तहत ये क्या, यदि एक्स और वाई सहभाज हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो एक्स वाई हो जाएगा। ये ऑप्शन जो इसका 41 का ऑप्शन बी दिया गया है। फिर शिकागो में धर्म संसद का आयोजन कब हुआ था? तो ये वर्ष 1893 में जो हुआ था। ये 42वां क्वेश्चन है, जो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1893 में। फिर नेक्स्ट है, मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन सुरेश राकेश से छोटा है। राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है। उनमें सबसे छोटा कौन है? तो इसका ऑप्शन जो है हरीश हो जाएगा, क्योंकि राकेश हरीश से लंबा है लेकिन सबसे अमर से छोटा है। तो इसका ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा, हरीश जो है। उसके बाद नेक्स्ट है, वह प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित प्रश्न द्वारा पहचाना जाता है। ये जो प्रश्न क्वेश्चन आवर होता है, जो पहला संसद में कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है, उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। उसमें दो तरीके के प्रश्न होते हैं, एक होते तारांकित, जिनका उत्तर लिखित में दिया जाता है, और नहीं, एक होते तारांकित, एक होते अतारांकित, यानी कि स्टार्ट वाले होते हैं, एक होते हैं आई स्टार्ट वाले। तारांकित वाले का जो उत्तर होता है, उनका मौखिक रूप से देना होता है और उस पर क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार होता है सदस्यों को। जो अतारांकित वाले होते हैं, उनका लिखित में उत्तर दिया जाता है और इस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये तारांकित वाला हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है, इसका ये सही है। तो जो पहला सदन का घंटा होता है, उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं, यानी कि प्रश्न जो घंटा है, उसी के तहत इसमें तारांकित वाला प्रश्न हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो 45 नंबर क्या है? तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो 989 है, 989 है। उसके बाद में ऑप्शन सी इसका सही है। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में थी। तो अनुशीलन समिति जो है, ये स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था, उस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। एक तो अनुशीलन समिति थी, दूसरी थी मित्र मेला जो है, तो ये मित्र मेला या और ऊपर जो लगाए गए थे, तो इनका कहाँ है? कलकत्ता में इनका मुख्यालय था। तो आगे देखेंगे, तो जो अनुशीलन समिति है, इसकी जो स्थापना है प्रथम नाथ मित्र ने की थी, 1902 में की गई थी। और 1905 में है, जब स्वदेशी आंदोलन चला तो इसको ढाका में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। नेक्स्ट है 47 नंबर का, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इसमें देखो, इन्होंने बेरोजगारी लगाया, जबकि होना क्या चाहिए? गरीबी होना चाहिए। उसका कारण ये है कि गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं कर सकते हैं। जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी ये है कि निर्धारित, जैसे जो सरकार डिसाइड करती है, यानी कि सप्ताह में मान लो, जो एब्सोल्यूट बेरोजगारी मतलब निरपेक्ष बेरोजगारी है, सापेक्षिक बेरोजगारी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी है, वो अलग अलग तरीके की थे। इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन जो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो
5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए हैं? तो ऑप्शन जो सी है, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर द्वारा इसमें लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल थे भारत के आज़ादी से पहले। स्वतंत्र भारत के समय भी यही गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ये आखिरी गवर्नर जनरल थे। इन्होंने ही 3 जून 1943 को इन्होंने ब्रिटिश संसद में भारतीय जो विभाजन वाला है उसके प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद द्वारा पास हो गया है और इसकी घोषणा जो है इन्होंने ही की थी भारत में। तो इस तरीके से ऑप्शन जो इसको सी सही हो जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए तो उस समय जो वहाँ के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने की थी, लेकिन यहाँ भारत में अगर देखा जाए घोषणा इन्होंने ही की थी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्या है, ये भी फिर से DI वाला ही आ गया। तो अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर कितना है? तो कितना है? 40% अंतर दिया गया है। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। फिर यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या क्या 5/8 है और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करें। इसमें ऑप्शन बी भी हम 480 लगाए हैं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा क्योंकि एग्जैक्ट हमको भी इसमें क्लियर नहीं है 550 है या 480 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम मतलब अपनी तरफ से छोड़ रहे हैं। दूसरा फिर नेक्स्ट देखेंगे, जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी हैं। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात जो है 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या कितनी है? 780 है। ये ऊपर वाले का हमारी तरफ से 480 है, बाकी जिसको भी 550 लगे वो अपना देख सकता है, ये चीज़ है। फिर अगला है, फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। तो ये 450 हो जाएगा। ऑप्शन 53 नंबर के क्वेश्चन का जो है ये 450 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना। तो ये 7:8 हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका ए सही है। फिर यदि 2994 को भाग 14.5% से दिया जाए बराबर कितना 172 आ रहा है, तो 29.94 को भाग 1.45 से देने पर कितना हो जाएगा? तो 17.2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो बी सही है। नेक्स्ट हो जाएगा कि विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है। ये विजय स्तंभ जो है ये विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में ही है। जो उस समय जो राजा थे वहाँ के राणा कुंभा जो थे उन्होंने आई थिंक बनवाया था, तो उनके समय का है ये। फिर अगला है कि अर्थव्यवस्था में अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो ये जो वित्तीय संस्थान होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, ये क्या करते हैं कि सरकार या मतलब अर्थव्यवस्था में जो अधिशेष है, जो भी चाहे बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से अधिशेष क्या होता है, जो बचत होती है, अदर चीज़ें जो होती उसको लोगों तक पहुँचाते हैं, तो ऋण देते हैं उस पर और लोगों तक पहुँचाते हैं, अंतिम स्तर तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहले नंबर पर नील नदी है जो कि अफ्रीका में है। दूसरे नंबर पर कौन सी है? अमेजन नदी है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। तीसरे नंबर पर मिसिसिपी ही है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ, सिक्योर, फॉर एफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन निर्माण इकाई विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी की? तो भारतीय जो उद्योग परिसंघ है CII द्वारा जारी की गई है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, तो इसमें फिर संख्या गद्यांश और हिंदी वाला ऑप्शन जो है ये हिंदी वाला पोर्शन दिया गया है। इसमें पहला है 60 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है? तो दुख और आनंद की श्रेणी में रखी जाती है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। फिर किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती? तो करुणा की जो होती है, क्रोध की है, क्योंकि देखो किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती, तो करुणा की होती है, उत्तेजना की, उत्साह की होती है, लेकिन क्रोध की नहीं होती है। फिर करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? तो उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है, मतलब उसकी भलाई के लिए काम करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है 63 नंबर का, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि को उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की उत्तेजना करता है। तो ये बुराई जो है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है एक भाव एवं मनोविकार और श्रद्धा एवं भक्ति जैसे किस तरीके करके है, उसी में से उठाया गया। तो ये हिंदी साहित्य में निबंध है, उससे लिया गया है। मतलब
यूपीएससी में ऑप्शनल में जो हिंदी साहित्य है उसमें भी है, श्रद्धा भक्ति और करुणा जो भाव है उसको निकाल शामिल किया गया, तो भाव और मनोविकार वाले निबंध से इसको लिया गया है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है, तो ये भाव हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है, 65 से 69 नंबर के गद्यांश वाले फिर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 65 से देखें, ये मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए हैं कि ये स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में का बंधन अवश्य तो क्या किसका है, जो स्व का बंधन है, मतलब अपने लिए ज़्यादा किए हैं, जिसे दूसरे का शासन हमको नहीं चाहिए, तो स्वशासन चाहिए, वो चीज़ है। फिर मेरे बच्चे को गोद में दबाए, मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो जो बंदरिया है, मतलब बंदर जैसे बच्चे को नहीं गोद में दबाए रहते हैं, वो अगर मर भी जाए तभी तक लिए रहते हैं इसको, तो काफ़ी टाइम तक ये चीज़ कहिएगा। लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती, तो सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 67 नंबर का, 68 का है, 68 का है, तो लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, तो इसका ऑप्शन जो डी है, अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कहा सका है, ये चीज़ कहा गया है कि मतलब अगर अंग्रेजों का जो अंधानुकरण है करने के बाद भी इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कहा जा सका। कालिदास ने क्या कहा था, तो कालिदास ने सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। उन्होंने कहा कि मतलब पुराने को ना सारी पुरानी चीज़ें अच्छी हैं, ना सारी नई चीज़ें खराब हैं। और ये सही बात है कि एक समाज जो इंक्लूसिव माइंडसेट है उसके लिए ज़रूरी भी है कि जो पुरानी ख़राब चीज़ें उनको हटा दो और जो नई अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाओ। फिर अगला कहा गया है कि आदान का विलोम क्या है, आदान का तो प्रदान हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। फिर है जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विशेष में बताए ज्ञान कराए उसे विशेषण को क्या कहते हैं, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो ये गुस्से में देखना उसे होता है। इसमें एक दिया गया है कि अपनी हानि स्वयं करना, हम देख लेते हैं एक बार ज़रा फिर से। इसका डी ही ऑप्शन ही सही है, गुस्से में देखना, ये क्रोध प्रकट करना होता है खास करके, तो इसका ऑप्शन डी सही है। समय की पहचान क्या है, सिया राम सरल गुप्त जी की कविता है जिसमें वे एक के महत्व के बारे में बताते हैं, समय के बारे में ही बताते हैं महत्व में। फिर इसका ऑप्शन डी है। चैत्र तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होगा, चैत्र होगा, इसका हिंदी में जो है चैत्र ही लिखा जाता है, जो मतलब मानक हिंदी वाला है इस तरीके से, और तत्सम भी शब्द इसका चैत्र ही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। अनुच्छेद 359 जो है बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के लागू होता है। इसमें ये दिया गया है कि अनुच्छेद 358 जो है और 359 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि जब भी आपातकाल लागू होगा तो जितने भी मूल अधिकार हैं वो प्रतिबंधित हो जाएंगे। अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि जितने भी मतलब कहे अनुच्छेद 19 के तहत जो भी स्वतंत्रताएं दी गई वो प्रतिबंधित हो जाएंगी। अनुच्छेद 359 कहता है कि बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के समय अनुच्छेद जो 21 है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या न्यायालय जाने का अधिकार जो है उसको मतलब तब किसी भी कंडीशन, सिर्फ इसी कंडीशन में रोका जा सकता है। अनुच्छेद 21 जो है उसको किसी भी हालत में नहीं रोका जाएगा, बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं उनको रोक दिया जा सकता है, तो अनुच्छेद 359 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 19 और 21 जो है वो बाह्य आपात एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होते हैं, तो अनुच्छेद 359 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज़ जनसंख्या वृद्धि देखी जाती। जो जनसंख्या वृद्धि वाले चरण होते हैं उसमें 4 चरण माने गए हैं। पहले चरण में क्या होता है कि जनसंख्या जो होती है तेज़ी से बढ़ती लेकिन घटती दर में रहती है, मतलब दर तेज़ होती है लेकिन उसमें से जनसंख्या बढ़ नहीं पाती। उसका कारण है कि जन्म दर अगर ज़्यादा रहती तो मृत्यु दर का भी ज़्यादा रहती। दूसरा जो चरण होता है उसमें जन्म दर तो ज़्यादा रहती लेकिन तब तक चिकित्सा उपकरण या जानकारी बढ़ने से क्या होता है, मृत्यु दर कम हो जाती है। तो इसमें क्या है, जनसांख्यिकी विस्फोट वाली अवस्था जो है वो यही रहती है। तीसरे चरण में क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हो जाती है और जो मृत्यु दर है यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हो जाती है, मृत्यु दर भी कम हो जाती है। चौथी जो अवस्था होती है उसको स्थिर अवस्था बोलते हैं। तो दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर देखी जाती है। फिर 77 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये भी इस दिन भी सोमवार ही होगा, ये रीजनिंग में एक नियम भी है तो उसी आधार पर है। नेक्स्ट है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है। देखो जो भारत में औद्योगिक नीति आई थी, एक तो 1948 में आई थी पहली औद्योगिक नीति, फिर दूसरी आई थी 1956 में, 1956 में आए थे, जिसके तहत जो सार्वजनिक उद्योग हैं यानी कि जो भारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या सार्वजनिक उद्योगों की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए, तो ये औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो 1956 था उसके तहत आया था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो ये बेटा हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है,
जो 80 नंबर का है, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी है? तो निम्न भूजल भंडारण से जो है लो जो है विच टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेट्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द लो ग्राउंड वाटर है। तो किसमें सबसे कम पानी रहता है? जो ये आग्नेय और कायंत्री चट्टानें हैं। देखो आग्नेय चट्टान जो होती है मूल चट्टानें होती है, इसमें किसी तरीके का अवसाद पाने की संभावना कम रहती है, क्योंकि इसमें अवसाद नहीं होते हैं। लोहा होगा या अदर जो मटेरियल होता है, भूतात्विक मटेरियल, वो मिल जाएंगे, लेकिन पानी कम मिलेगा। अवसादी चट्टानों में ज़्यादा मिलता है। तो कायांतरित और जो आग्नेय चट्टानें हैं उनमें इस तरीके की संरचना पाने की जो ग्राउंड वाटर है वो कम मिलता है। नेक्स्ट है 81 नंबर का, आसिया का प्रीमियर खाद्य, आसिया नहीं ये एशिया होना चाहिए था यहाँ हिंदी में। देखो इसीलिए कहते हैं कभी कभी इंग्लिश जैसे है। ये देखो यहाँ पर दिया एशियाज प्रीमियर फूड एंड बेवरेज जो ट्रेड शो 2025 जो है, तो एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय जो है व्यापार प्रदर्शन फूड इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड जो ग्रेटर नोएडा में हुआ था। इस तरीके से 81 का जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे 82 से 66 तक जो है, ये भी थोड़े मैथ वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करने कितना है? 656 है इसमें तेजा द्वारा। फिर अगला है 83 नंबर का, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना है? तो 85% है। तो इसमें ऑप्शन डी सही इसका है। फिर किस किसान ने तीसरी बार सबसे कम फसलें उगाई हैं? तो तेजा द्वारा उगाई गई। ऑप्शन डी इसका भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात तो 397 अनुपात 284 है। इसका ऑप्शन सी सही है। फिर सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर ज्ञात करें, तो 192 आया है। इसका ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 87, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 वाला जो है ये कब से लागू हुआ? तो 1 फरवरी 2024 से इसको लागू किया गया है। 2023 में आया था, तो 1 फरवरी 2024 से इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे ऊँट अपने में वसा कहाँ जमाता है? तो जो हम्प होता है उसका जो कुबर या जो उसका लटकता हुआ वाला पोर्शन है उसी में जमा लेता है। कुबर जो है उसी में जमाता है, हम उसको बोलते हैं। लीबिया की राजधानी तो त्रिपोली है। तो जीएस में भी एक दो क्वेश्चन थोड़ा फैक्ट डाल करके कठिन कर दिया है, लेकिन मैक्सिमम जो है फैक्चुअल है, तो फैक्चुअल होने से कठिन हो जाते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा भी है कि जो इस तरीके की तैयारी करते हैं उनको फ़ायदा रहता है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो ये नाम कर दिया गया था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। फिर अगला है भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के पश्चिम में जो सागर है इस तरीके से ये हिंद महासागर का ही सारा भाग है। इसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं और इधर जो है अरब सागर इसको कहा जाता है। तो अरब सागर है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। फिर अगला है 92 से लेकर के 96 तक है। तो 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो 1400 है। ये फिर डीआई वाले क्वेश्चन ही आ गए हैं। उसके बाद में 93 नंबर क्वेश्चन है, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर कितना है? तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका ऑप्शन से ए सही है। फिर अगला है सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 50% है। ऑप्शन इसका सी सही है। फिर डी में मार्केटिंग विभाग 95 नंबर का है, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात कितना है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन इसका जो ई सही है। तो 95 नंबर का क्वेश्चन था। 96 में देखेंगे सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी? 470 है। ऑप्शन इसका सी सही है। पूछ रहा है कौन सा बड़ा है? तो 45 रूट 45 या रूट 49-1। तो 49-1 वाला जो है ये बड़ा है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उस संधि का नाम क्या था? तो सिंधु जल समझौता जो है यही था इसका नाम। इसका कारण यह है कि अभी पहलगाम वाला जो अटैक हुआ था तो भारत ने इसको इस तरह रोक दिया था, तो इसी वजह से ये चर्चा में भी था, तो इसका आना लाजमी था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 98 नंबर हो गया। 99 नंबर का जो क्वेश्चन है वो चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 2023 में किया गया था। और ये जो जुलाई में भेजा गया था 2 सितंबर कितना है? तो 23 अगस्त 2023 को ये पहुंचा था। 23 अगस्त को पृथ्वी अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो मनाने की घोषणा की गई, ये इसी के उपलक्ष्य में की गई थी। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था क्या? तो अभी ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है वो कम है। देखो ये ऑप्शन वैसे सारे लग रहे हैं कि जिससे पहला वाला ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर इसमें सबसे अच्छा सही ऑप्शन जो है वो वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है कम है। इसमें अब अविकसित यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जो है यूएन या विश्व बैंक द्वारा इसे अभी जो एक दिया गया है $1.92 प्रति डे के हिसाब से, जो प्रति व्यक्ति जो आय है कम है तो उनको
गरीब देश माना जाता है। उसमें भी कहा गया लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्री है उनके लिए एक और क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि उनकी जो आय है पर मंथ जो है कुछ डॉलर फिक्स है, उससे जब भी कम है तो इसमें ही कहा गया वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है कम है उन्हीं को जो अविकसित देश कहा जाता है। तो इस तरीके से 100 जो क्वेश्चन आए थे 6 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में सारे क्वेश्चन आए थे, हमने अपनी तरफ से एक सही प्रयास करने का कोशिश की है। तो इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो सकता है हमारी तरफ से भी गलती हो गई हो, तो वो ऑफिशियल आंसर की आने पर ही सही हो पाएगा। बाकी आप लोग ये मिलाइए, मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कितना हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी अनुमान लगाया जा सकेगा तो उसका एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नंबर पता चलें कितने वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही था। अभी जो सेकंड वाले शिफ्ट में होता है तो उसका भी डाला जाएगा। तब तक के लिए आप लोग जाइए, घर पर जाइए, रेस्ट करिए, आपका एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।